Yes, beta. So let's start with the next thing. So अब हम लोगों के पास बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज लुइस कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट. दो कॉन्सेप्ट्स और आ रहे हैं किसके, दैट इज एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के, एसिड और बेसिस को क्लासिफाई करने के. सो स्टार्टिंग ऑफ विद दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ध्यान दोगे क्या है. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. जैसे बेटा हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट लास्ट कॉन्सेप्ट वाज द एरिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. जो क्या कहता था हमें, एरिनियस कॉन्सेप्ट सेज दैट एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हिच हैज द टेंडेंसी टू फर्निश H plus ions in the aqueous solution we call it to be a Arrhenius acid. Any substance which has the tendency to furnish OH minus ions in the aqueous solution we call it to be a Arrhenius base. Now comes the Bronsted-Lowry. ये बेटा हमसे बात करता है on the basis of the proton. ये बोलता है proton donors are known as the acids and proton acceptors are known as bases. जो भी substance proton donate कर सकता है, that proton donors we call them to be the acids, and the substance which have the tendency to accept a proton, that we call them to be the bases. proton क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज. H प्लस आयन को हम मेजरली प्रोटोन की तरह ट्रीट करते हैं, तो बोलता है जो भी H प्लस आयन एक्सेप्टर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी अ बेस, एंड H प्लस आयन डोनर जो होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज एन एसिड. सो an acid is a proton donor whereas a base is a proton acceptor. A base is a proton acceptor. जो भी H प्लस आयंस डोनेट कर सकता है, रिलीज कर सकता है, किसी और को दे सकता है, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज गिवन द नेम ऑफ एन एसिड. और जो सब्सटेंस H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है दूसरे सब्सटेंस से, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, बेस का नाम देंगे. यहाँ पे कोई OH माइनस की बात नहीं होगी, कुछ नहीं, ओनली H प्लस आयंस के बेसिस पे इट वुड कैटेगराइज अ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू बी एन एसिड और टू बी अ बेस. लेट्स मूव देन. सो बोलता है कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है तो बेटा वो H प्लस डोनेट करके, रिलीज करके एक चीज बना के देता है, जिस चीज को आप क्या नाम देते हो, कॉन्जुगेट बेस का. एनी पर्टिकुलर एसिड after the loss of H plus ion, release of H plus ion, the thing that is being left over we call it to be a conjugate. For example, HCl, it ionizes to give us H plus plus Cl minus, and this Cl minus would be acting as a, कोई दिक्कत बेटा, बोलो पक्का, चले आगे. सेकेंडली, अगर मैं किसी भी बेस की बात करूं बेटा, तो अ बेस हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन. H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, and after the acceptance of the H plus it forms a conjugate. H plus accept करने के बाद जो चीज वो बनाएगा, that thing we call it to be a conjugate acid. For example, NH3, after the acceptance of H plus it forms a conjugate acid, that is NH4 plus.
This substance would be acting as a, बोलो बेटा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट समझ में आया? कहता क्या है? इट ओनली टॉक्स टू अस अबाउट द proton. A proton donor we call it to be an acid and a proton donor we call it to be a base. उसको हम बेस का नाम देते हैं. चलते हैं आगे. पक्का? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन देखते हैं. CH3COOH plus H plus gives CH3CO, very good, CH3CO minus plus H3O plus. ये बना बेटा. ध्यान से देखना इधर बेटा. इस CH3COOH को अगर हम चेक करते हैं तो this CH3COOH have given the H plus ion to, तो मतलब अगर इसने H plus दिया तो ये क्या होगा? परफेक्ट. और इस एसिड से बेटा राइट हैंड साइड पे क्या बन रहा है? दिस थिंग. तो कैन आई कॉल इट टू बी अ कॉन्जुगेट बेस. एसिड से कॉन्जुगेट एसिड नहीं बन सकता, एसिड से कॉन्जुगेट बेस, बेस से कॉन्जुगेट. अब बेटा इस H2O ने H plus लिया, the one that is being donated by the CH3COOH, so this would be acting as a, and इस बेस से H plus एक्सेप्ट करने के बाद what it formed? H3O plus which is a, बोलो बेटा, क्लियर? पक्का? So this thing we would call it to be a conjugate acid base pair, and this thing again we call it to be a conjugate acid base pair. बोलो बेटा, कोई डाउट्स? पक्का? आगे चल सकते हैं. ठीक है. और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी. लिख लिया? HCOOH, या चलो ये तो हमने अभी अभी एग्जाम्पल कर ही लिया. और एग्जाम्पल देखते हैं कोई. लेट्स से NH3 plus H2O gives us NH4 plus plus of OH minus. So बेटा NH3 ने H plus accept किया which is being donated by the H2O. So can I say NH3 would be acting as a, इसने H plus accept करने के बाद क्या बनाया? NH4 plus. So this is a conjugate. H2O ने H plus दिया था तो H2O is acting as a, and H2O ने H plus देने के बाद क्या बनाया? OH minus. So it would be acting as a, बोलो बेटा, क्लियर? हाँ जी. मतलब लास्ट ईयर हम मतलब वाटर को हम एक्चुअली हम न्यूट्रल समझते थे, तो हम तो सर दिस ईयर हम उसको एसिड और बेस सम. बेटा वाटर किस से बनता है? किस चीज से बनता है? वाटर में क्या प्रेजेंट होता है? सर H plus ions और हाइड्रोक्साइड आयन. H प्लस आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन. H प्लस आयन जिसमें भी होगा वो एसिड होगा, OH माइनस जिसमें भी होगा वो बेस होगा. उसमें H प्लस और OH माइनस इक्वल क्वांटिटी में होते हैं. बट अगर हम वाटर को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर वुड बी एक्टिंग एज अ बेस. अगर हम वाटर को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर वुड बी एक्टिंग एज एन acid, because water have both the tendencies. Water have H plus ion, water have OH minus ion, so it can act as an acid, it can act as a base. वैसे it is neutral, it is neither an acid nor a base, but depending upon उसके साथ क्या चीज present है, it may act as an acid or a base. So I would call this to be a conjugate acid base pair.
and this thing to be a again conjugate acid base pair. बोलो बेटा, conjugate acid, conjugate base, normal acid, normal base, is it being clear to all of us? Can I move further with this? पक्का चलें आगे? Noted? हो गया बेटा? कोई बचा है अभी? चल, थर्ड कॉन्सेप्ट आता है बेटा एसिड बेस का. Lewis concept of acids and bases. जैसे बेटा ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने आपसे बात करी दैट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के बारे में, वैसे ही लुइस एसिड आपसे बात करता है प्रोटॉन, सॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बात करी प्रोटॉन के बारे में, ऐसे ही लुइस आपसे बात करता है इलेक्ट्रॉन के बारे में. बोलता है जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दे सकता है किसी को, दैट वी कॉल इट टू बी अ बेस, दैट वी कॉल इट टू बी अ. एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, दैट वी वुड कॉल इट टू बी एन एसिड. सो आई वुड से एन एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, एन एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन pair acceptor. A base is an electron pair donor. तो जो भी डोनेट कर सकता है, जिसके पास भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो किसी को दे सकता है वो इलेक्ट्रॉन, दैट वी वुड कॉल इट टू बी अ बेस. And the one which has the tendency to accept the electron pair donated by the other atom, we would call it to be a, clear to be all. अब बेटा लुइस एसिड और लुइस बेसिस दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. इट कैन बी अ न्यूट्रल लुइस एसिड लुइस बेस, इट कैन बी अ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज लुइस एसिड एंड लुइस बेस. सो फर्स्ट लुइस एसिड के बारे में मैं बात करता हूँ बेटा. लुइस एसिड दो टाइप का होता है बेटा. एक, इट कैन बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन व्हिच कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड. It can be a positively charged ion which can act as a Lewis acid. जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होएगा किसी भी सब्सटेंस पे, I would treat it to be an acid and that to a Lewis acid. किसी भी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे सर H+, जैसे NH4+, फॉर एग्जाम्पल H3O+, फॉर एग्जाम्पल Na+. These all are acting as Lewis acid because they have the positive charge on them, meaningly they have the tendency to accept a pair of electron from other atom. क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है. पॉजिटिव का मतलब ही होता है डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, और जो भी डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन में, इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम. दैट्स व्हाई दे वुड बी एक्टिंग एज द लुइस एसिड्स. सेकंड,
बेटा न्यूट्रल स्पीशीज कैन ऑल्सो एक्ट एज द ल्यूइस एसिड्स। न्यूट्रल स्पीशीज कौन सर? बेटा जो भी न्यूट्रल स्पीशीज जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, वो कौन होते हैं सर? बेटा वो आपके पास होते हैं, अगर हमें याद हो हमने लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ा था, जिसमें सबसे पहली लिमिटेशन पड़ी थी लिमिटेड ऑक्टेट। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सेंट्रल एटम हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो सारे एग्जाम्पल्स जिसमें भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, that all can be categorized as the Lewis acids, neutral Lewis acids, neutral species which are acting as Lewis acid. For example, BeCl2। बेटा बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, टोटल 4 हो गए। उन्हें कितने चाहिए? 8। उन्हें तो 8 ही चाहिए ना, बट है कितने? 4। Because of that particular reason we can categorize it to be a substance which has the tendency to accept a pair of electron. That's why they would be acting as Lewis neutral species which act as a Lewis acid. For example, BCl3, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 बॉन्ड्स बनाई टोटल, उन्हें कितने चाहिए थे? 8, बट नहीं हो रहे, मीनिंगली उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। क्लियर टू बी ऑल ऑफ अस? भरत पक्का? डाउट है? बोल बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं लुईस बेसिस। लुईस बेसिस कौन होंगे बेटा? लुईस बेसिस आर द वंस व्हिच हैज द नेगेटिव चार्ज ऑन देम। जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होएगा मतलब वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, और जिसके पास भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट ओनली हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट आर द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, for example OH minus, Cl minus, Br minus, NH2 minus, I minus, these all are acting as the Lewis bases because they have the tendency to donate a pair of electron, that's why they are called as the Lewis bases. Secondly beta are the न्यूट्रल। बेटा न्यूट्रल स्पीशीज जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बट दे हैव द टेंडेंसी दैट दे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद देम, दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर। फॉर एग्जांपल द वंस व्हिच हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देम, उन पे कोई चार्ज नहीं है, लोन पेयर है, न्यूट्रल है, बट लोन पेयर है तो इसका मतलब वो डोनेट कर सकते हैं ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। फॉर एग्जांपल H2O having 2 lone pairs, for example NH3 having a lone pair. So these two can act as the Lewis bases, neutral species which can act as the Lewis bases because they are not having any charge on them, but they have the tendency to donate that electron pair which is with them. That's why we call them to be Lewis. Bolo beta. Any problems, any doubts, anything? हाँ जी, चले आगे। पक्का? तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? एरिनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लुईस। अच्छे से आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसके जस्ट आगे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1,
मिले? हाँ, उसके बाद दो हैं और लास्ट वाले उसी पेज पे लास्ट में दो हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। आ जाओ ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बाद जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पे ओजस पढ़ क्या कह रहे हैं बेटा, सुनेंगे अच्छे से? हाँ जी। What will be the conjugate basis for the following Bronsted acids? HF, एच एफ का कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रॉन्स्टेड एसिड, मतलब इनको नॉर्मल एसिड ना बोल के उसने क्या बोल दिया, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोल दिया। ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब दीज एसिड ओनली, जो हमने पीछे पढ़े अभी। दिस इज द ब्रॉन्स्टेड एसिड HCl, and Bronsted acid after the loss of H plus ion gives the conjugate base। तो वही आपसे पूछ रहे हैं, आओ। सो बेटा HF एक एसिड है, एसिड H प्लस देने के बाद क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या दे देगा बेटा, H प्लस प्लस, दिस F माइनस वुड बी एक्टिंग एज अ कॉन्जुगेट। बोलो बेटा, क्लियर टू बी ऑल? सेकेंड H2SO4। अब बेटा H2SO4 में देयर कैन बी टू बेसिस। एक बार वो एक अपना H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, क्या करेगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस विच कैन एक्ट एज अ, एंड सेकेंड टाइम वो एक और H प्लस लूज कर सकता है टू फॉर्म H प्लस एंड SO4 2 माइनस टू फॉर्म अ conjugate base again। तो H2SO4 have two conjugate bases, HSO4 minus and SO4 2 minus। Got it? पक्का? चलो नेक्स्ट पार्ट, HCO3 माइनस। बेटा इसमें से H प्लस निकालो, H प्लस निकलेगा तो एक और माइनस चार्ज आ जाएगा इस पे, दिस वुड बी अ कॉन्जुगेट बेस। और भी है बेटा? चलो, किसी को डाउट है इसमें, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस? हाँ बेटा, बेटा HSO4 ने एक और H प्लस दिया, अगर ये H प्लस ये वाला देगा तो क्या बचेगा, SO4 2 माइनस गया, दोनों है। H2SO4 have two conjugate bases, HSO4 minus and SO4 2 minus। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़, ओजस पढ़। write the conjugate acid for the following Bronsted bases. ठीक है, आप कॉन्जुगेट एसिड लिखना है बेसिस के लिए, तो बेस क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। पढ़ बेटा, NH2 minus, NH2 माइनस, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, दैट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, किसी ब्रॉन्स्टेड बेस का कॉन्जुगेट एसिड। और क्या है बेटा, NH3 H प्लस एक्सेप्ट करेगा, क्या बना देगा, NH4, दैट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। आगे चल बेटा, HCOO minus, HCO माइनस H प्लस एक्सेप्ट करेगा, क्या बना देगा, HCOOH, दैट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। आगे चलो, क्लियर है बेटा? अच्छे से ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट हो, छोटा सा भी पूछो अभी, बोलो। भरत क्लियर है अच्छे से, पक्का? साक्षी चल सकते हैं आगे फिर? ओके, उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसी पेज पे लुइस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस है। कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू लुइस एसिड्स एंड लुइस बेसिस। जल्दी से बेटा देख लो, क्या है फर्स्ट पार्ट, माइनस चार्ज वाला लुइस बेस, उसके बाद अगेन लुइस बेस, एसिड एसिड, फर्स्ट टू बेसिस हैं एंड सेकंड टू एसिड्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसके बाद वाला H माइनस
F minus R Lewis bases and H plus and BCl3R। बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? अरब सेकंड पार्ट पढ़। सेकंड क्वेश्चन तो वही सेम है जो हम करके आए हैं लास्ट क्लास में, जो हमने किया था वही क्वेश्चन है, तो आई एम लीविंग इट। इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं बेटा। फोन साइड में हो जाने चाहिए, अब कोई काम नहीं है फोन का, रख दो। सेकंड क्वेश्चन मैंने बेटा पहले ही करवा रखा है, वो उसी का ही वैल्यूज चेंज होंगी या वैसा ही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो यू वुड बी डूइंग दैट। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं, फिर ध्यान से देखोगे अब। नाउ आई एम कमिंग ओवर टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एज वेल एज ऑफ अ बेस। किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, व्हाट इज द वे टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी ये नहीं बोलेगा एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, इट वुड बी आस्क्ड इन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट। सो ध्यान से, बेटा किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ मतलब कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, वो आपको चेक करनी है। आप बोलोगे सर हमारे पास तो सबसे अच्छा तरीका होता है पीएच। पीएच जिसका लो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पीएच जिसका हाई होता है वो वीक एसिड होता है। मैं बोलता हूँ कि मुझे पीएच क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है पीएच की वैल्यू क्या है उस एसिड की, अब क्या करें? सर एक और भी तरीका है, अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है, एक एसिड है मान लो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, दूसरा एसिड है 100 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, तो सर जो 100 वाला होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज्यादा है। तो बेटा किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ पता करने के लिए वी शुड बी नोइंग विद द H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस। अगर आपको H प्लस या OH माइनस आयंस दोनों में से कुछ भी पता है तो यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने ना आपको 2 वीक एसिड्स दे दिए, दोनों वीक एसिड्स है, मान लो एक है ये और दूसरा है ये, 2 एसिड्स दे दिए मैंने आपको, एंड बोथ आर द वीक एसिड्स, वन इज द फॉर्मिक एसिड and another is the acetic acid. One is the formic acid and another is the acetic acid. We need to check the strength of these two acids कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रेंथ का है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर अभी तो बताया, आप कॉन्सेंट्रेशन आपके पास हो तो आपको पता लग जाएगा। मैं कहता हूं मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ले रखी है, दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेशन 0.1 0.1 है। अब क्या करें? एक चीज आपने बोली कि सर पीएच से पता लग सकता है, मैंने बोला पीएच गिवन ही नहीं है मुझे। दूसरी चीज आपने बोली सर कॉन्सेंट्रेशन से पता लग सकता है, मैंने बोला दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस मैं सेम ले रहा हूं। अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर ये दोनों चीजें हमें नहीं पता है तो कम्स द नेक्स्ट थिंग जिससे डिसाइड होता है एसिड की स्ट्रेंथ, और वही चीज है जो इवेंचुअली डिसाइड करके देती है, वही चीज है जो इवेंचुअली आपको H प्लस और पीएच भी बताती है। तो अब उसके लिए बात करने जा रहे हो। सो लेट्स से देयर आर 2 एसिड्स विद अस, HA1 एसिड, HA1 माइल्ड एसिड, कोई जनरलाइज्ड एसिड लिया, हो सकता है HCl होता, HBr होता, HF होता, HI होता, HCOOH होता, एनीथिंग इट कुड हैव बीन, मैंने उसको HA मान लिया। बेटा मेरे ये आयोनाइज होएगा तो क्या देगा?
A1 माइनस लिख लूं, क्योंकि 1 लिया था मैंने इसको, इसलिए A1 माइनस। इसको भी लिख सकता था H1 प्लस एंड A1 माइनस। कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल क्या थी, C 0 0। और फाइनली क्या हो जाएगा, C एट इक्विलिब्रियम वुड बी C माइनस C अल्फा 1 मान रहा हूं इसको, क्योंकि एक और भी एसिड लूंगा मैं, इसलिए दिस वुड बी C अल्फा 1, दिस वुड बी C अल्फा 1। और एक और एसिड ले लेते हैं, चलो Ha2, it ionizes to give us H plus plus A2 minus H plus plus A। और मैंने क्या कहा, मैंने दोनों एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम ली है, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन C होगी। किसी को डाउट इसमें, सर क्या किया आपने, नहीं पता लगा? पक्का? मुझे डिसाइड करना है बेटा इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। आपने ही मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ चेक करना मतलब आप H प्लस आयंस देख लो, आपको स्ट्रेंथ पता लग जाएगी। जो भी ज्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस करके दे रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कम H प्लस आयंस प्रोड्यूस करके दे रहा होगा वो वीक एसिड होगा। यस और नो? ठीक है, तो मतलब इवेंचुअली द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज द अल्फा 1 एंड अल्फा, मतलब C अल्फा 1 एंड C अल्फा 2 फॉर बोथ ऑफ देम। तो कैन आई राइट स्ट्रेंथ ऑफ acid Ha1 by strength of acid Ha2 would be C alpha 1 square by C square नहीं है, C alpha 1 by, और हमने क्लियर कट बोला है दैट कॉन्सेंट्रेशंस वी आर टेकिंग टू बी, सो शैल आई कैंसिल C by C? क्या बच गया अब हमारे पास? सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha1 by strength of acid Ha2 would be alpha 1 by, हाँ या ना बेटा? और हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है क्या, अल्फा जो है वो अल्फा इज, अल्फा 1 अगर लेना है या जनरलाइज्ड अल्फा अगर लिखता हूं तो अल्फा इज, यही होता था। अब C तो सेम है, तो क्या मैं इसको अल्फा 1 के लिए K1 ले लूं और अल्फा 2 के लिए बोलो बेटा, पक्का? सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha1 by strength of acid Ha2 would be under root of Ka1 by Ka2। अगर आपको किसी भी एसिड की Ka वैल्यू पता है तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट आउट ऑफ द 2 या आउट ऑफ द 3 या आउट ऑफ द 10 एसिड्स which is a stronger acid, which is a stronger acid. Am I clear?
हाँ रब बोल, डाउट लग रहा है कुछ। सिमिलरली बेटा बेसिस के लिए भी होता है, तो आई एम राइटिंग सिमिलरली ओवर हियर, डायरेक्टली वैल्यू चीज लिख रहा हूं। सिमिलरली वी कैन से दैट strength of base BOH1 by strength of base BOH2 would be under root of KB1 by under root of KB2. क्लियर? अच्छे से? कोई डाउट? नोट डाउन करो जल्दी से। चलो गिव द हेडिंग, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सो किसी भी एसिड और बेस की अगर आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है तो इवेंचुअली यू नीड टू चेक इट्स के वैल्यू और के बी वैल्यू फॉर दैट। ठीक है, अब यहां से अच्छे से सुनोगे, ये वाले टॉपिक पे ही मेन क्वेश्चन है सारे अब न्यूमेरिकल्स। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ इधर देखोगे बेटा आप, ऑल ऑफ अस इधर। वाटर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, वाटर कंटेन्स द H प्लस आयंस एज वेल एज वाटर कंटेन्स द OH माइनस आयंस। सो वाटर के जो H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस होते हैं बेटा, वाटर अपने आप आयोनाइज हो जाता है, आपको उसको आयोनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स व्हाई वी से दैट वाटर अंडरगोज द सेल्फ ionization, it ionizes by itself, it do not require any other agent for it to ionize, अपने आप आयोनाइज हो जाता है वाटर। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द नेम सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सो इफ आई शो द इक्वेशन H2O प्लस H2O, एक H2O आयोनाइज हुआ, होंगे दोनों ही, एक H2O आयोनाइज हुआ to give us H plus and OH minus ion। वो H plus इसने एक्सेप्ट किया, क्या बना दिया? किसी को प्रॉब्लम सर ये क्या किया? क्या चुन रहा था वहां पे? अच्छा, so H2O plus H2O gives us H3O plus OH minus ions। अगर इसका बेटा मैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखता हूं K, क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट K? H3O प्लस इंटू OH माइनस बाय H2O का होल स्क्वायर लिख लो। चलो, सिंस H2O is acting as a solvent over here, so can I say H2O की concentration would not decrease significantly with time? होएगी decrease, but we can neglect that decrease क्योंकि solvent की concentration बहुत negligibly decrease होती है, and we can neglect that, we can say that कि water is remaining constant over here, we can say this thing। और अगर ऐसा है तो can I cross multiply the water on the left hand side with K, जैसे हमने पीछे किया था, KA बनाया था और KB बनाया था हमने, वैसे ही यहाँ पे भी काम कर रहा हूं। K into concentration of water is equal to H3O plus into OH minus बेटा, yes or no? Constant into constant will generate a new constant, let that new constant be KW। W किसके लिए आ गया बेटा? W came for the water। KW is concentration of H3O plus ions into concentration of OH
माइनस आयंस। H3O प्लस को आप H प्लस भी बोल सकते थे, तो आई कुड ऑल्सो से दैट KW इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस ऑल्सो। समझ गई बात? हाँ जी, क्या बोल बेटा, एक कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या देगा? एक नया कांस्टेंट देगा। उस नए कांस्टेंट को हमने KW नाम दे दिया। 10 इंटू 2 क्या होता है? एक नया बना ना। 10 भी एक कांस्टेंट था, 2 भी एक कांस्टेंट था। 10 इंटू 2 एक नया कांस्टेंट बन के आया 20। सो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट चीज है। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट मल्टीप्लाइज टू गिव अ न्यू कांस्टेंट। लेट दैट न्यू कांस्टेंट बी KW। W इज फॉर द वाटर। बोलो बेटा, आर वी ऑल क्लियर एवरीवन? आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा at 25 degree Celsius, that is at room temperature, the value of KW is fixed, that is 1 into 10 raised to the power minus 14. The value of KW is 1 into 10 raised to the power minus 14 at room temperature, that is 25 degree Celsius. Clear? ठीक है। And for pure water, the value of H3O plus ion is concentration of H3O plus ion is equal to concentration of OH minus ion. Let that be equal to X मान लो। मेरे से पूछ बेटा, अगर कोई डाउट है तो मैं बताता हूँ। नहीं है या नहीं पूछना? नहीं पूछेगी? अच्छा ठीक है बेटा। प्योर वाटर इसका मतलब न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल वाटर में जितने एसिडिक आयंस होंगे उतने ही बेसिक आयंस होंगे, मतलब जितने H3O प्लस होंगे उतने ही OH माइनस होंगे। लेट दैट बी इक्वल टू, कोई दिक्कत? लेट्स पुट दैट इन इक्वेशन। इसको 1 मान लो चलो। सो KW is KW is 10 raised to the power minus 14 is equal to X into, so X square is 10 raised to the power minus 14 or X is equal to, बोलो बेटा। वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन and concentration of OH minus ions at room temperature is equal to 10 raised to the power minus 7 for both of them, for H3O plus as well as for OH minus. Got it? बोलो बेटा। चलें आगे? ठीक है, कुछ और बात करते हैं। अब आओ, एक नई टर्म पे अब बात करने जा रहा हूं। आप लोग बताओगे ये क्या होती है? क्या होता है बेटा ये पीएच? सर ABCDEFGH वही तो होता है पीएच। क्या कहाँ है स्केल? तो यहाँ है ही नहीं, खाली पीएच है। स्केल लाया तू? नहीं सर, मतलब उसमें सब पीएच के जैसा है कि उसमें एसिडिक और बेसिक मीडियम बहुत मेजर pH is basically the power of hydronium ion or potential of hydrogen ion. हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन की पावर या पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं? पीएच का नाम देते हैं बेटा उस चीज को। ये क्या बताने का काम करता है? दैट कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना बेसिक है, दैट इज बीइंग गिवन टू अस बाय द, तो मैं लिखना भी चाह रहा हूं, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा। पीएच निकालने का कोई फॉर्मूला भी होता है क्या?
10th में पढ़ा था हमने पीएच। पीएच निकालने का कोई फॉर्मूला भी होता है क्या? हाँ बोल, क्या कह रहा है? पीएच होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयंस या H3O प्लस आयंस, मतलब दिस PH इज माइनस ऑफ लॉग H3O प्लस या H प्लस, आप कुछ भी कह सकते हो दोनों में से उसको, दैट वी कॉल इट टू बी PH। जैसे बेटा PH होता है वैसे ही POH भी होता है। पीएच हमारा यू कैन से, मतलब पीएच से दोनों चीजें पता लगती हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है, वो भी, और पीओएच से भी दोनों चीजें पता लगती हैं कोई सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है। अगर पीएच की वैल्यू 1 to 7 के बीच में होती थी तो एसिडिक, 7 इज न्यूट्रल और 7 to 14 इज बेसिक। ऑन द अदर हैंड पीओएच में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाता है। पीओएच की वैल्यू पीएच से रिवर्स वैल्यू होती है और कुछ डिफरेंस नहीं आता इसमें। सो अगर मैं POH लिखना चाहूं बेटा तो POH इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। POH इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से PH, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से POH। Got it? कॉन्सेंट्रेशन ही है बेटा दोनों में। Got it? अब मैं वापसी से थोड़ा सा इस इक्वेशन पे जा रहा हूं बेटा, ये वाली इक्वेशन से। अब ध्यान देना, हमने एक इक्वेशन पढ़ी दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू Kw इज इक्वल टू 10 raised to the power -14। Have we studied this or not? अभी हमने जस्ट बात करी इसके बारे में। Applying log on both sides. Applying log on both sides. अगर मैं दोनों साइड पे log अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, log ऑफ H3O प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू log Kw इज इक्वल टू log, बोलो बेटा, लिख सकता हूं ऐसा बेटा? log A into B is log A into B is log A plus log B। अरे क्या बात है, log Kw as it is, log A raised to the power B is B log A, so I would write it to be -14 log 10, -14 log 10, log 10 is, so ये क्या हो जाएगा, माइनस को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं बेटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग H3O प्लस आयंस प्लस माइनस ऑफ लॉग OH माइनस आयंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग Kw इज इक्वल टू 14। कैन आई राइट इट लाइक दिस? बोलो बेटा, माइनस ऑफ लॉग H3O प्लस इज माइनस लॉग H3O प्लस इज PH, लिखा हुआ तो है बेटा अभी सामने ही। सो PH प्लस इज इक्वल टू बेटा, जैसे माइनस लॉग H प्लस इज PH,
जैसे माइनस लॉग OH माइनस इज POH, ऐसे ही माइनस लॉग KW इज PKW, माइनस लॉग KW इज PKW, माइनस लॉग KA would be PKA, minus log KB would be PKB, so it would be KW. ये एक इक्वेशन आ गई बेटा हम लोगों के पास. PH plus POH is 14 is also equal to KW. बेटा जो भी आपसे बात करता है वो रूम टेम्परेचर पे ही बात करता है. अब 14 अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं है तो वो वैल्यू देंगे फिर उसके अकॉर्डिंग, बट वी वुड ऑलवेज बी टॉकिंग टू यू एट रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, अगर इसकी वैल्यू चेंज होएगी तो यहाँ पे चेंज आ जाएंगे. क्लियर है बेटा बात? हम लोगों ने अभी एक टर्म पढ़ी K, दैट इज लुईस ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, या ब्रॉन्स्टेड बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड. तो बोलता है किसी भी एसिड का Ka इनटू इट्स कॉन्जुगेट बेस का Kb वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इक्वल टू ionization constant of an acid into its conjugate base is equal to 10 raised to the power minus 14, या ionization constant of a base into its conjugate acid is also equal to 10 raised to the power minus 14. बेटा ये दोनों चीजें दो डिफरेंट एसिड बेसिस एसिड्स के लिए नहीं हो सकती, दो डिफरेंट एसिड बेसिस के लिए नहीं हो सकती. एक ही एसिड का K और उसी एसिड का Kb, मतलब एसिड का Ka और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb, या बेस का Kb उसके कॉन्जुगेट एसिड का Ka would always be equal to 10 raised to the power minus 14. क्लियर है बात? कभी कभी ऐसा हो सकता है, बोल सकता है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF is 1 into 10 raised to the power 2. कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, उसी के कॉन्जुगेट बेस का. तो Ka इंटू KB इज 10 raised to the power minus 14. Ka आपको दे रखा है, KB निकालने के लिए बोल दिया. बोलो बेटा, कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो क्लियर करो. बोलो जस. चल सकते हैं आगे. एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस, जितनी भी बात अभी तक मैंने करी है. चलें फिर, ठीक है. कहाँ पे है बेटा, दिखा मुझे. वो PKW होगा बेटा, KW नहीं होएगा. दैट वुड बी PK. जब हमने PK PH और POH लिखा तो KW भी PKW हो जाएगा ना. ये दिस वुड बी PKW. PKW, not only KW. चले, क्लियर, पक्का? ठीक है. एक टर्म शायद हम लोगों ने सुनी हो, अगर नॉर्मैलिटी सुनी है कभी? सुनी, ठीक है. नॉर्मैलिटी का क्योंकि काम आता है यहाँ पे. नॉर्मैलिटी अभी डिटेल में क्या होती है वो सब पे नहीं जा रहा. नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन होता है बेटा एक. क्या? दैट नॉर्मैलिटी इज n फैक्टर इनटू मोलैरिटी. सर ये n फैक्टर क्या होता है?
किसी भी एसिड के लिए n फैक्टर इज द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, कितने H प्लस आयंस वो प्रोड्यूस करके दे सकता है आयोनाइज होने पर। एंड किसी भी बेस के लिए n फैक्टर इज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इट प्रोड्यूसेस ऑन आयोनाइजेशन। जैसे HCl, its n factor would be 1 beta क्योंकि it gives us 1 H plus ion. H2SO4, it ionizes to give us 2 H plus ions, n factor is 2. HNO3, it ionizes to give us 1 H plus ion, its n factor is 1. CH3COOH, ये आपने आयोनाइज किया था, ये भी क्या मिलता था, CH3COO माइनस प्लस H प्लस 1 H plus ion, n is equal to. Similarly beta base KOH would ionize to give us K plus and OH minus, n factor is, for example, CaOH whole twice, it ionizes to give us 2OH minus, n factor is, बोलो बेटा n फैक्टर पता लगा होता क्या है। किसी भी एसिड का n फैक्टर नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस, किसी भी बेस का n फैक्टर नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH माइनस आयंस। चलिए आगे देखें क्वेश्चंस, आ जाओ जल्दी से, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्ट नहीं बेटा, अनसॉल्ट पे आ जा आगे। और पेज नंबर बता दे एक बार। 169 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 169 क्वेश्चन नंबर 1। चलना मन पढ़ फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। Calculate the H3O plus and OH minus ion concentration at 25 Celsius in 0.02 HCl solution. In 0.02 normal HCl solution में we need to calculate the H plus ion, H3O plus ions and OH minus ions concentration. H3O plus ions and OH minus ions concentration we need to calculate in 0.01 normal HCl solution. सुनना बेटा, यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश मत करो, पहले सीख लो। आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, आपको मोलैरिटी नहीं दे रखी, और कॉन्सेंट्रेशन जो हम लेते हैं बेटा वी टेक इट इन मोलैरिटी। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू गो फॉर इज वी नीड टू फाइंड आउट इट्स HCl का एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। आया ना? सो यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि जब आप करो तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर एन फैक्टर ऑफ HCl इज 1, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी विच इज 0.02। क्लियर? आओ अब बोल रहे हैं H3O प्लस और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। HCl plus H2O, it undergoes complete ionization because it's a strong acid beta, to give us H3O plus and Cl minus. Yes or no? ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कितनी दे रखी है बेटा? 0 पॉइंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट वुड बी कॉन्सेंट्रेशन फाइनल क्या हो जाएगी? माइनस एक्स। मैंने अभी अभी क्या बोला? दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच अंडरगोज 100% आयोनाइजेशन। जितना भी आपने कॉन्सेंट्रेशन ली वो पूरी ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई।
तो मतलब ये तो जीरो हो गया ना बेटा, जो आपने लिया था। जो बन जाएगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा। कितना बन गया? बोलो बेटा, ये बात क्लियर है? आपके पास H3O प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, दैट इज 0.02 मोलर. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ and we also know that concentration of H3O plus into concentration of OH minus is equal to 10 raised to the power minus. तो अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरा नहीं पता लग सकता क्या? सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus would be 10 raised to the power minus 14 by 2 into 10 raised to the power minus 2, which would come out to be 5 into 10 raised to the power minus 11. minus 11 भी नहीं, minus 13. होगा -13 या नहीं? नहीं होगा, क्या होगा? -12 होगा. तो -13 क्यों लिख दिया फिर मैंने? देख अच्छे से वहां पे 10/2 is 5. मैंने वहाँ 0.5 नहीं लिया. वैसे तो 1/2 आता 0.5, बट आई हैव टेकन इट टू बी 5. तो 10⁻13 ही तो होएगा बेटा. एक्स्ट्रा 10 एक बार लिया तो, else it would have been 12, बट 10 एक बार लिया तो 13 हो गया वो. समझ में आया? क्या ना? मतलब ये मुझे थोड़ा सा चेक करो. थोड़ा सा चेक करो फिर कैसे हुआ. करो जरा थोड़ा सा चेक. आओ सेकंड पार्ट देखते हैं आप. क्या कह रहा है बेटा? गलती? सर कर लूँ सर एक बार इसे. हाँ कर लेंगे अभी भाई, दूसरा तो करा दो एक बार, फिर आराम से कर लेंगे. 0.05 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन. और बेटा NaOH का भी n फैक्टर क्या होता है? 0.00 है. तो तूने 0.05 क्यों बोला फिर? गलती तू करे और ठीक मैं करूं यहाँ पे. 0.005 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन. यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, कर लेना यार, नहीं मिटा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मिल जाएगा लिखने के लिए टाइम. सो इसका भी n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर इज 1 फॉर इट ऑल्सो. सो मोलैरिटी ऑफ दिस ऑल्सो इज NaOH is also a strong base which ionizes to give us. So 0.005 molar, initially 0, finally 0, 0.005 molar, 0.005 molar. So we are having with the concentration of OH minus, that is, and concentration of H3O plus into concentration of OH minus is 10 raised to the power minus 14. So concentration of H3O plus would come out to be 10 raised to the power minus 14 by 0.005, which would be 10 by 5 into 10 raised to the power माइनस है 17. कहां से आ गया? सो इट वुड कम आउट टू बी 2 into 10 raised to the power minus 12 molar would be concentration of बोलो बेटा. क्लियर? बताओ पक्का? You can go for it now.